हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रकाश कुमार गुप्ता और यूट्यूब के आपके चैनल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कुछ दिनों से सीटेट दिसंबर 2021 को हुए पेपर्स का एनालिसिस कर रहा हूं। इसी सीरीज में मैं आज 1 जनवरी 2022 को हुए पेपर 1 का मैथ सेक्शन एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था और उसमें मैंने 1 जनवरी 2022 को ही हुए पेपर 1 के सीडीपी सेक्शन का पूरा 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर एनालिसिस किया था। तो आज मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर मैथ्स के एनालिसिस करने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और अ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं कि इस 1 जनवरी 2022 को क्या पेपर आया था, कैसा पेपर रहा था, क्वेश्चन क्या थे और उसके क्या संभावित आंसर हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल आंसर की जब आएगा सीटेट का तो वही आंसर मान्य होगा। फिर भी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार जो क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि सही होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? देखिए, संख्या जो था उसको उसने जब 9 से विभाजित किया तो 21 भागफल मिला। इसका मतलब कि संख्या जो है वह 21 का 9 गुना है और शेषफल 3 मिला। इसका मतलब कि 3 ज़्यादा भी है 189 से, यानी संख्या जो है वो 192 है। अब 192 में अगर आप 6 से भाग लगा दें तो आपको जो है ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी 32 बार में। ठीक है, तो 32 भागफल बचेगा और शेषफल जो है वो 0 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गणित के एक शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। देखिए, अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप वांछनीय है? नहीं, ये वांछनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होता दिख रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये तो वांछनीय है। उपस्थित होना चाहिए गोष्ठियों में और कार्यशालाओं में एक गणित के शिक्षक को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, हाँ ये भी होना चाहिए। गणित के शिक्षक को शिक्षण अधिगम के साधन विकसित करने चाहिए। शिक्षक विकास यानी फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ये भी वांछनीय है। लेकिन वांछनीय कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसमें वांछनीय नहीं है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रियांशु के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं और वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का प्रयोग करती है। अच्छा, यही राशि बनाने के अन्य कितने और तरीके हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है कि इन्हीं दोनों नोटों का प्रयोग करना है और अन्य कितने रास्ते तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि 20 के 2 नोट और 10 का 1 नोट जो है वह इस्तेमाल करके और 50 रुपये बना लेती है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 20 के 1 नोट और 10 का 3 नोट यूज किया जाए और तब 50 रुपये बना लिया जाए। तीसरा कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है, एक तरीका तो क्वेश्चन खुद दे दिया है, दूसरा तरीका ही जो है वो सिर्फ बचा। तो अन्य कितने तरीके हो जाएंगे? तो अन्य एक तरीका और हो जाएगा। इसलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां हैं, ए, बी और सी और डी। छूटने का समय भी यहाँ पे क्रमशः दिया हुआ है। ए का छूटने का समय है शाम के, देखिए 24 घंटे के घड़ी के हिसाब से 17:05 दिया हुआ है, लेकिन 12 घंटे की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो ये शाम के 5:05 हुए। ये सुबह के 4:32, ये 6:30 हुआ शाम का और ये 7:15 हुआ शाम का। इसलिए 2 बजे अगर वो स्टेशन पहुंची दोपहर में तो शाम के 5:05 वाला ही ट्रेन जो है वो सबसे पहले मिलेगा। कम इंतजार करना पड़ेगा। रेलगाड़ी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती हैं। देखिए 96 शिक्षिका हैं, उसमें से 3/8 शिक्षिकाएं जो हैं वो स्कूल की ऊंची कक्षाओं में पढ़ाती हैं। तो उच्च कक्षाओं की शिक्षिकाएं तो इतनी हो गई। अब कह रहा है कि उच्च कक्षाओं की शिक्षिकाओं में से 2/9 भाग गणित की शिक्षिकाएं हैं। अच्छा, यानी कि 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली शिक्षा की कक्षा की शिक्षिकाएं हैं। अब उन शिक्षिकाओं में से 2/9 जो है वो गणित की शिक्षिकाएं हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गणित नहीं पढ़ाती है। गणित नहीं पढ़ाती वैसी शिक्षिकाएं कौन सी हो जाएंगी? 2/9 भाग गणित पढ़ाता है, इसलिए 7/9 भाग गणित नहीं पढ़ाने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कट करें अगर तो 8 से 96 काट सकते हैं 12 में, और फिर 3 से 9 कर सकते हैं 3 बार में, 3 से 12 कर सकते हैं 4 बार में। इस तरीके से 4 7 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित के एक शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न का मतलब होता है ओपन आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओपन एंडेड आंसर, जिसका कि एक से ज़्यादा आंसर हो सके। 17 में क्या जोड़ा जाए कि 23 आ जाए? इसका तो सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, 6। यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वही संख्याएं कितनी हैं? हाँ, ये जो है इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। वैसे हम लोग दो संख्याओं का जोड़ा जो है बहुत सारे बता सकते हैं जिनका कि योग 17 हो, जैसे कि 8 और 9 जिनका योग 17 होता है, 13 4 जिनका योग 17 होता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग बता सकते हैं, इसलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न से संबंधित है। देखिए बहुत ही आसान पैटर्न दिया हुआ है, आप साफ देख करके बता सकते हैं सिर्फ देख करके कि कौन सा आंसर इसमें सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पैटर्न जो दिया उसमें शुरुआत में 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6 है, तो इसके बाद 9 8 7 6 5 आएगा। माइनस में 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए अब 5 आएगा। सॉरी 1 2 3 4 4 है, 4 तक है तो 5 आएगा, और भाग में 8 आएगा। और यहाँ पे जो है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो चौथा नंबर ऑप्शन में ही मिल रहा है ये चीज़ें, तो इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। 7वें नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सही नहीं है? तो पूर्ण संख्याओं के लिए कौन सा सही नहीं है? चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि a गुना b करिएगा तो b गुना a के बराबर ही आएगा, सब बराबर ही आएगा। लेकिन a माइनस b करिएगा तो वो b माइनस a के बराबर नहीं आएगा, ये गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह क्या प्रतिबिंबित करता है? अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया और खाली समय अवकाश देना चाहती है? नहीं, गलत हो जाएगा। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है? नहीं, अच्छा विराम प्राप्त नहीं होता है। आकृतियाँ किसी भी वस्तु का वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के बाहर ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, ये सही होगा। इसलिए 9वां नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखा जो है वह एक ईंट के भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 25,000 रुपये प्रति 1,000 ईंट था, यानी 1,000 ईंटों को खरीदने के लिए 2500 रुपया लग रहा है। ओके, यानी आप 1 रुपये में इतने ईंट खरीद सकते हैं, 4,000 रुपये में कितने ईंट खरीद सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और 25 से 1000 को हम लोग 40 बार में काट सकते हैं। तो 40 में 40 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 1600। इसलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। तो ये क्यों कराई? छात्रों को व्यस्त करके वह अपने खाली समय प्राप्त करना चाहती है? नहीं। गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों का उपयोग मिला रही है, ये बेस्ट आंसर है।
बहुत समय नष्ट हो कर रही हैं, ये गलत है। गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही हैं, ये भी गलत है। तो दूसरा नंबर ही ऑप्शन सही है, इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। आप देख सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन 216 है, ये तो 6 का घन है, पूर्ण घन है। 729 9 का घन है। 333 ये किसी का घन नहीं है। 1000 ये भी 10 का घन है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है, इसलिए 333 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। आप देख सकते हैं सामने ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तुल्य भिन्न जो है 1/4 और 3/4 है, लाइक फ्रैक्शन जिनके ये हर समान होते हैं। तो ये तो साम पता चल जा रहा है। 13वें नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे गए हैं मैथ्स में, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 14वां नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पठ्यचर्या के रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। कक्षा में केवल एक शिक्षक केवल एक वचनकर्ता के रूप में है, ये गलत बात है। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं और हल कर रहे हैं, हाँ ये सही है। छात्र पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, नकल करना गलत बात है। सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, ये भी गलत है। इसलिए दूसरा नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाता है। अतः जो है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। 15वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण के अधिगम साधनों के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी है और गणित शिक्षण के अधिगम के लिए आप जियो बोर्ड का यूज कर सकते हैं। जियो बोर्ड जिसमें कि आप जो है उसमें कील और धागे का प्रयोग होता है, कीलों की मदद से जो है आकृतियाँ समझाई जाती हैं। गिनतारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, गिनतारा अबेकस, ठीक है। तो ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किए जा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने के लिए कहा। भार दर्ज करने के लिए जब कहा तो औसत निकालने को लिए भी कहा। अब 8 विद्यार्थी हैं और उन्होंने अपना औसत 38.2 निकाला, ठीक। उसके बाद पता लगा क्या कि 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम एक जगह ले लिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि उन्होंने 1 सेकंड, उन्होंने 29.5 माइनस 25.9 यानी कि 3.6 kg ज़्यादा ले लिया है। ओके, 3.6 kg अगर ज़्यादा ले लिया है तो औसत पे कितना का प्रभाव पड़ेगा। औसत पे प्रभाव अगर निकाला जाए तो हम लोग निकालेंगे कि ये जो है 0.45, औसत पे 0.45 ज़्यादा हो गया है। ओके, औसत है कितना 38.2, वास्तविक औसत कितना होना चाहिए, वो 0.45 कम होना चाहिए, ज़्यादा हो गया ना इसलिए कम होना चाहिए। अतः 37.75 इसका सही जवाब हो जाएगा। 37.75 kg इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच में क्या अंतर है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब क्या, 7 का फिगर वैल्यू जो है 7 का, इसमें भी 7 है, इस संख्या में भी 7 है और इस संख्या में भी 7 है। 7 और 7 का अंतर 0, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। 18वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। भ्रांतियों को दूर कैसे कर सकते हैं, एक ही तरह के प्रश्न को बनाकर उनको कई बार दोहराकर नहीं, बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास ड्रिल से नहीं, कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके नहीं, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रख करके। हाँ, बच्चों को जो है जिस तरीके की भ्रांतियाँ हैं, जिस विषय में भ्रांतियाँ हैं या जिस चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ हैं, उस विषय के बारे में आप जो है अलग अलग उदाहरण दीजिए, संबंधित उदाहरण और गैर संबंधित उदाहरण में दीजिए, जिससे कि बच्चे की भ्रांतियाँ पूरी तरह से दूर हो जाएं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन गणित के शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। देखिए, गणित के उच्च उद्देश्य कौन से हैं, तो गणित के शिक्षण विधियों को जब आप पढ़िएगा, शिक्षण उद्देश्यों को पढ़िएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि गणित के उच्च उद्देश्य हैं बी नंबर ऑप्शन। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। और सी नंबर ऑप्शन, बच्चों को गणित की जीवन की एक विधि है, जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के रूप में देखना चाहिए। तो बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी एंड सी। ओके, बढ़ते हैं आगे 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, यानी कि दहाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर कुछ अंक लिखने को कहा, 5 और 4। ठीक है, तो ये किस तरीके की उद्देश्य को पूरा कर रहा है। योगात्मक मूल्यांकन इसका उद्देश्य है, या कक्षा की एक रास्ता को भंग करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, ये भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की पहेली का प्रयोग करके स्थानीय मान जो है प्रबलित होगा। बच्चे जो है स्थानीय मान की संकल्पना को समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, और आधार 10 को भी समझ पाएंगे। ठीक है, आधार 10 के स्थानीय मान को समझ पाएंगे। इसलिए 20वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का या पढ़ाने के उद्देश्य हैं या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना। हाँ, प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि दृश्यीकरण कौशल जो है वो विकसित हो सके, विजुअलाइजेशन स्किल विकसित हो सके। ज्यामितीय आकृतियों के नाम को स्मरण करना नहीं, नाम को सिर्फ स्मरण करना उद्देश्य नहीं होता है। दिक्स्थान संबंधी तर्क कौशल को वृद्धि करना, हाँ ये ठीक है। तो इसलिए ए और सी दोनों ही सही हैं। अतः 21 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है कि रीना और समा एक दुकान पर बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देख करके चकरा जाती है। इतने सारे मूल्य पर्चियों को जब देखती हैं, इतने सारे मूल्य पर्चियों को, तो चकरा जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे को वो शिक्षिका कह रही है कि आप इन मूल्य पर्चियों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगा करके उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये सही कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षिका जो है वो कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। शिक्षिका को ये गलत है, संदर्भात्मक प्रश्न लाने चाहिए। इसी तरीके के कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए प्रश्न जो है वो लाने चाहिए। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग करके संख्याओं की तुलना के पार जाने और आंकड़ों के प्रबंधन और छटाई की संकल्पनाओं के लिए के परिचय के लिए इसका उपयोग कर सकती है। बिल्कुल सही। प्रश्नों के उपयोग केवल आरोही क्रम और अवरोही क्रम के अवधारणा को ही सुदृढ़ करते हैं, केवल इसी को सुदृढ़ नहीं करते हैं, तो ये बात गलत हो जाता है। यह गणित का प्रश्न नहीं है, ये भी बात गलत हो जाता है। तो दूसरा नंबर ही ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5 और 6 के रेशियो में है, तो उनके कोणों का मान कितना होगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में कोण जो है वो 4, 5 और 6 के अनुपात में है, 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं 12 से ये सभी अगर कटेंगे तो ये 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में कटेगा। तो इस रेशियो, सिंपल रेशियो इसी का 1 नंबर ऑप्शन का ही बन रहा है। और तीनों का योग जो है वो भी 180 आ रहा है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण भी हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने के लिए उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। अच्छा, अध्यापिका जो है वो कह रही हैं विद्यार्थियों को कि देखो 10+2 पर एक प्रश्न बनाओ।
या स्थिति का निर्माण करो। 10 गुना 2 10 गुना 2 पे भी एक ये स्थिति का निर्माण करो। ऐसे प्रश्न बनाओ जिसमें कि 10 में 2 से गुना करना पड़े। ऐसे प्रश्न की रचना करो जिसमें 10 में से 3 का घटाव हो। ऐसे प्रश्न की रचना करो जिसमें 10 में 2 से भाग हो। तो ऐसे प्रश्नों को जब दे रही हैं वो, तो सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के लिए कौन सा कथन सही है? वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही हैं, सिर्फ भाषा निपुणता का यहाँ परीक्षण नहीं कर रही हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन करने की कोशिश कर रही है, ये भी गलत है। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्याओं समाधान कौशल में विकास करने में प्रयास कर रही है, सहायता प्रदान करने की, ये बात सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। मिश्रित प्रकार की समस्या देकर के अपने विद्यार्थियों को समस्या, ये भी गलत है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 24वां का तीसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25वें पर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड के सदस्य हैं, वह 11 फीट गुना 16 फीट के आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती हैं। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उनके पास 4 विकल्प हैं, 1.5 बाई 1.5 फीट का, 2 बाई 2 फीट का, 2.5 बाई 2.5 फीट का और 3 बाई 3 फीट का टाइल्स लगा सकती हैं। तो कौन सा टाइल लगाएं कि उनको टाइल को बिना काटे उसमें बिछा सके? देखिए 11 फीट गुना 6 फीट का, 16 फीट का यहाँ पे कमरे का आकार है। ओके, और 2 बाई 2 फीट का अगर प्रयोग करेंगे तो 2 दूना 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, और इसलिए 44 टाइल्स जो है आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइल्स जो है वो बर्बाद नहीं होंगे। टाइल्स जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है कि टाइल को बिना काटे बिछा सके, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबाई जो है कमरे की वो 11 फीट है। तो 11 फीट को 2 फीट लंबाई वाले टाइल्स से अगर हम लोग भरना चाहेंगे तो फिर वो पूरी तरह से नहीं भर पाएगा। 10 फीट तो भर जाएगा 5 टाइल से, लेकिन 11वां फीट जो है वो पूरी तरह से नहीं भर पाएगा। इसलिए 2 फीट वाले टाइल को जो है आधा काटना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये है कि ऐसे अगर टाइल्स बिछाएं हम लोग 2 बाई 2 फीट का, तो उसमें टाइल्स बर्बाद नहीं होंगे, पूरी तरह से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये होना चाहिए था कि टाइल्स को पूरी तरह से बिछा सके, टाइल्स बर्बाद ना हो। तो इसका आंसर हो जाता है चौथा नंबर ऑप्शन। अभी भी चौथा नंबर ऑप्शन ही इसमें शायद ज़्यादा फिट है, क्योंकि बाकी सब टाइल्स अगर यूज करते हैं हम, तो बाकी टाइल्स में टाइल्स बर्बाद हो गया। ठीक है, पूरी तरह से बिछाने के बाद कुछ टाइल्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 25वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ही सही जवाब है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26वें नंबर क्वेश्चन में ये दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन एडिशन है। 1/2 माइनस 2/3 और माइनस माइनस प्लस 4/5 अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो बस इसका सम कर देना है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 30 हो जाएगा, इसमें 15 आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा और इसमें 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर ये 19/30 आएगा। 19/30 इसका सही जवाब होगा, और 26वें क्वेश्चन का दूसरा नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे। 27वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपख्यानात्मक अभिलेख रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के लिए कौन सा कथन सही है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखिए क्या होता है, वो होता है दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन में। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। ओके, यानी कि एक वर्ग टाइप का बना दिया, क्योंकि आयत की प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है, राइट एंगल होती है। ठीक है, तो ये एक वर्ग ही बता दें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ये बात गलत है। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। कुछ आयत जो है वर्ग हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत जरूरी नहीं कि वर्ग ही हो। मतलब कि अगर हम ऐसा आयत बना दें कि जिसका लंबाई 9 है चौड़ाई 4 है, तो वो वर्ग थोड़ी कहला जाएगा। ठीक है, सभी वर्ग आयत होते हैं, हाँ ये बात सही है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। एक वर्ग और आयत में कोई संबंध नहीं होता है, संबंध तो होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन ही इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसलिए 28वें नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पर। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रख करके और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। अच्छा, कुछ गेंद दिए हुए हैं,
और उन गेंदों को जो है वो उंगली रख रही है और उसको काउंट करिए 1 2 3 4। मगर इसी क्रम में जो है वह गेंदों को गिनने में क्या कर रही है कि किसी किसी गेंद को 2 बार गिन दे रही है। अच्छा, यहाँ पे 2 बार गणना कर दे रही है कुछ गेंद को, जैसे 1 इसको बोली, 2 इसी को 2 फिर से सॉरी इसी को 2 बोली, इसी को 3 बोल दी, फिर इसको 4, फिर इसी को 5 बोली, इसी को 6 बोल दी। तो इस तरीके से अगर वो कर रही है तो उसके अंदर किस अवधारणा को अभी और ज़्यादा मजबूत करना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक से एक संगतता, यानी एकाएकी संगति। इसकी अवधारणा को अभी विकसित उसके अंदर करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इस सीरीज का, इस मैथ सेक्शन का, वो है न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या यानी इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं, मतलब कि रैंडमली इधर उधर लिखे गए हैं, उनको जो है आपको क्रमवार करना है। तो सही क्रम को कौन दर्शा रहा है? ओके, तो जरा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया पूछे गए कार्यों को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना। सबसे पहली जो जरूरी बात है कि आप समस्या को पढ़ने में सक्षम हो। अच्छा, ये 1 नंबर हो जाएगा। ओके, और पूछे गए कार्यों को समझना, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। समस्या को पढ़िएगा तो उसके बाद जो है पूछे गए कार्य को आप समझिएगा। आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ये तो बाद में आएगा। गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने का, हाँ ये ठीक है। और जब पहले जो है ना समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, उसके बाद पूछे गए कार्य को समझना चाहिए, फिर गणितीय मांग के अनुसार उसका अनुवाद गणितीय भाषा में करना चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद आप आवश्यक गणितीय संक्रियाएं करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो है आप उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करेंगे। इसलिए पहला जो है बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। BADCE ओ, ये तो ऑप्शन नंबर 1 ही में, ऑप्शन नंबर 1 में जो है BADCE सही क्रम दिया हुआ है। इसलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आंसर मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एनालिसिस की। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही और भी एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आपको अपने पेपर का आंसर डिस्कस करना है, इसी तरीके के डिस्कस वीडियो चाहिए, तो फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 9162826413, इस व्हाट्सएप नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स में जो है लिख दूंगा। आप उस पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो आगे मैं अगले वीडियो में साइंस और हिंदी और इंग्लिश इन सब के आंसर्स एनालिसिस करके वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।